अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जो है इंटरव्यू लेंगे ऐसी शख्सियत से जो कि पाकिस्तान से हैं। वो अभी इटली में बैचलर्स कर रहे हैं और वो जल्द ही जाने वाले हैं यूएसए। जो सभी स्टूडेंट्स की जो एक ख्वाब होता है कि हम यूएसए जाएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे स्कॉलरशिप लेंगे। तो हमारे ऐसे दोस्त हैं जो पहले इटली आए और अभी यहाँ से जा रहे हैं यूएस। तो आज हम इनसे थोड़ा डिस्कस करेंगे ये किस तरह इटली आए और किस तरह ये यूएस जा रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करेंगे। इटली आने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा मोहम्मद अली दीवाना साहब, आपने हमें वेलकम। टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आप कहाँ से हैं और आप इटली कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर जोराबाद से है और मैंने वहाँ पे डिप्लोमा में एसोसिएट इंजीनियरिंग किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद मैं वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया मेरा। ऑलमोस्ट 3 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर हो चुके थे। तो मैंने यहाँ पे इटली की सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियरिंग में सेपिएंजा में अप्लाई किया और मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर मैंने उसको स्किप करके यहाँ परसू करना अच्छा, तो बेहतर मतलब समझा, आपने वहाँ पे आधे में स्टडी छोड़ के आप छोड़ के। इटली आ गए। जी। अच्छा, तो क्यों, आपको इटली में कोई स्कॉलरशिप वगैरह का जी, पता चल यहाँ गया। पे मुझे स्कॉलरशिप भी काफ़ी सारे दोस्त थे हम्म। जो यहाँ पे ऑलरेडी बैचलर कर रहे थे कैसीनो में और कैम्ब्रिनो यूनिवर्सिटी में और अच्छा मसीना में। अच्छा, और आप इधर कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। मैं सेपिएंजा के रेती कैंपस में सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा, तो आप सपियंजा में हैं। तो आपको इधर कितना अर्सा हो गया है इटली मुझे में। ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। अच्छा, 3 साल हो गए हैं, और इधर बैचलर्स 3 साल का ही होता है मेरे ख्याल बैचलर से। यहाँ 3 साल का होता है। एक तो मेरा था कि कोविड की वजह से मेरा वीज़ा लेट कोविड। हुआ। जी दीवाना साहब, एक अभी फेमस हुई थी वीडियो, हमारे दोस्त ने मिलान में उन्हें जुनेद अकरम को इंटरव्यू दिया था कि इटली में आने के 21-22 लाख मिलते हैं पर ईयर के। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और वाकई में इधर पढ़ने के इटली में पैसे मिलते हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे अभी तो पाकिस्तान इस साल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में भी एलिजिबल हो चुका है। अच्छा। तो पहले काफ़ी सारे इंडिया से या काफ़ी सारे कंट्री से जो आते थे स्टूडेंट्स, वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे आते थे। अच्छा। लेकिन अभी पाकिस्तान भी उनमें आ गए। तो अभी दो किस्म की स्कॉलरशिप है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में पर मंथ 900 यूरोज़ मिलते हैं। अच्छा, 900, और और जो पाकिस्तानी तकरीबन हुए ये 3 लाख। 3 लाख और रीजनल अच्छा। बेस में पर मंथ 7 100 यूरो। हंड्रेड यूरोज़ मिलते हैं। वो भी तकरीबन 2-2.5 लाख हो वो जाते भी हैं। 2.5 लाख हो जाते हैं। बस मेरिट बेस में वो 8 माह मिलते हैं। ये जो रीजनल बेस है ये 12 मंथ मिलता है। तो तकरीबन इक्वल हो ये जाते हैं। अमाउंट मतलब लेकिन अगर। मेरिट बेस में अगर आप, हाँ एक बात है कि मेरिट बेस में बैचलर पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए अच्छा। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर है। लेकिन अच्छा, रीजनल बेस आप बैचलर्स और बैचलर और मास्टर्स। मास्टर दोनों के लिए है। मेरिट बेस का एक फ़ायदा ये है कि आप मेरिट बेस पे अगर आप जो है अप्लाई करते हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह वहाँ पे दिखाने की अच्छा, ज़रूरत नहीं वीज़ा होती वीज़ा और टाइम। प्रायोरिटी बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ तरीके बताए थे। आपके अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है 6 महीनों की, तो आप इस वीज़ा के इस लेटर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरिट कोई स्कॉलरशिप या जी तो जी यूनिवर्सिटी की तरफ से, या तो आपका डिस्कस कर रहे हैं MASC या इसको बोलते हैं जो, जी। वो मेरिट बेट है। तो अच्छा, इटली की तो बातें मैं वैसे भी चैनल पे बहुत करता रहता हूँ। अभी जो मेन बात है उस पर आते हैं। मैंने सुना है आप यूएसए जा रहे हैं, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है। इसमें यह है कि सेपिएंजा यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। दो किस्म के जो है वो सेपिएंजा जो है वो करती है। पहला होता है इरास्मस प्लस के अंदर, जी जी। जिसमें आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, जब मेरा पोलैंड, हुआ था, मैं जैसे जैसे डेनमार्क आप गया था। गए थे। इसी तरह एक बायलिटरल होता है जो सेपिएंजा, जो नॉन ईयू मोबिलिटी उसको कहते हैं। उसमें आप यूएसए, कनाडा, चाइना, अजरबैजान जो है। और अच्छा। मेरा जो एडमिशन है वो अरकानसा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हुआ जो माशाल्लाह जॉन्सबोरो के अंदर है। इसमें एक ही जो है वो उनके पास था, एक ही सीट थी सीट थी। जिसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। माशाल्लाह, तो मुबारक वीज़ा हो भी आपको। अभी जो है 26 जून को मिला मुझे। अच्छा तो अच्छा। इंशाल्लाह 8 से 9 अगस्त का प्रोग्राम है कि वहाँ हाँ। जाऊँ, क्योंकि 14 तारीख 14 अगस्त को ओरिएंटेशन वहाँ जो है वो लेना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे तो हम आ जाते हैं, ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको पहुँचना ज़रूरी है 1 हफ़्ता पहले। अच्छा, तो क्या आप जो अभी यूएस जा रहे हैं, तो क्या वो कोई स्कॉलरशिप है, कोई फंड्स जी, जी, वगैरह इसके भी इसमें भी मिलेंगे आपको। हमें जी, इसमें भी हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से 7 जो है वो $100 दिए जाते हैं। लेकिन चूँकि इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे अज़रबैजान, चाइना और 2-4 और कंट्रीज़ हैं। इसमें तो वो जो है वो अमाउंट जो है वो काफ़ी हो जाती है।
लेकिन यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मिनिमम अमाउंट के अंदर जो है ना सर्वाइव करना। अच्छा, तो मैंने ये सुना है जैसे कि मेरा हुआ था फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन में हुआ था ना मेरा, जैसे डेनमार्क में, तो उस टाइम ये था कि मुझे एक्सचेंज के भी जो है कुछ फंड्स मिलते थे तकरीबन 7 से 800 यूरोज़, और मेरा फिर उस टाइम लाज़ियो डिस्को का भी स्कॉलरशिप चल रहा था उस टाइम, फिर वो मिक्स में तो इनफ हो हाँ, जाते थे। लेकिन तो ये आप उस टाइम था कि आप फोरियो कोर्स नहीं हुए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं फोरियो कोर्स हो चुका हूँ, आपकी तो वीज़ा मेरा लेट आई 3 थी। साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इस वजह से लाज़ियो इस सूरत में नहीं देता। अच्छा, तो अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, कहीं से भी जो आते हैं इधर पढ़ने के, इटली में पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो इस प्रोग्राम में कैसे जो है एनरोल कर सकते हैं? क्या वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं? क्या इसकी कोई जी, रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम क्या है? आपके 70% होते हैं। चूँकि मैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ सेपियंजा रेती कैंपस का, तो उसमें जो है वो रिक्वायरमेंट जो है ना मिनिमम देखी जाती है कि 70% जो है ना उसको पर एलिजिबल हो जाता है। अच्छा, हाँ, एलिजिबल हो जाए, बाकी फिर 65 पे वो भी डिपेंड एडमिशन करता हुए हैं, लेकिन मिनिमम जो है ना वो 70 वाला जो है ना वो सिक्योर कर लेता है एडमिशन। है। अगर कोई इसमें जो है आपका एरास्मस का जो है एक्स्ट्रा बायलिटरल बायलिटरल एरास्मस जो होता है, उसमें अगर कोई जाना चाहे तो उसकी क्या उसमें रिक्वायरमेंट कॉल होती है? ओपन होती है प्रोबेबली जो है वो नवंबर और दिसंबर में। उसमें नवंबर में। आप हाँ, उसमें आपने अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद जो है आप मिनिमम 2 जो है कंट्रीज़ में या 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन होते हैं, और 2 दोनों सेलेक्ट ऑप्शन करें। होते हैं, और उसमें ये होता है कि फिर आपका मेरिट बनता है जिसमें आपका एग्रीगेट देखा जाता है, और उसके हिसाब से जो है वो, चूँकि यूएसए के अंदर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़ा चूँकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बच्चे अवेल करते हैं, तो इस दफ़ा भी देखा गया है कि चाइना और अज़रबैजान यहाँ पे अभी इनके पास, बाद में भी इन्हें ओपन कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे उनकी सीट्स फिल नहीं हुई थी। सीट्स फिल नहीं तो हुई। ज़्यादातर जो है वो मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी सारे बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा। यूएसए, कनाडा का चूँकि वीज़ा प्रोसेस बहुत मुश्किल है ना, इसमें आपको जो है अगर आप यूएसए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ट्रीट किया जाता है एज़ अ नॉर्मल स्टूडेंट। जी। तो उसमें आपके लिए भी वही रिक्वायरमेंट्स होंगी जो एक नॉर्मल दूसरा। स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है। तो इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, आइट्स दोबारा करना होता है, अच्छा और जो उनकी नॉर्मल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपको ऊपर से पूरी करनी होती है। अच्छा। इस तो वजह से फिर लोग जो है उसके बाद थोड़ा प्रोसेस भी लंबा हो जाता है। फिर यूएसए एम्बेसी का थोड़ा सा ये होता है कि आपने पहले एडमिशन सिक्योर होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी आपको DS 2019 देती है। वो आप DS 2019 के बाद आप सिविक्स की फ़ीस है वो जमा करवाते हैं। फिर एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स का बड़ा इशू होता है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती क्योंकि रश की वजह से। तो लोग जो है ना काफ़ी सारे इनसे बचने के लिए फिर वो ऑस्ट्रेलिया, या क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि ना इंटरव्यू होता है। अब यूएसए, कनाडा में इंटरव्यू होता है तो वो ज़रा थोड़ा-सा घबरा जाते हैं अच्छा, इंटरव्यू के तो हवाले से भी। आपका भी इंटरव्यू हुआ हाँ, होगा? मेरा तो इंटरव्यू हुआ है। नॉर्मली जो है वो इंटरव्यू में क्योंकि मेरा J1 वीज़ा था, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स वीज़ा होता है वो F1 होता है। अच्छा, हाँ, F1 तो मेरा J1 था। ये एक स्पेसिफिक होता है एक्सचेंज एक्सचेंज का। के लिए। इसमें आप स्कॉलर हैं या आप एक मीटिंग अटेंड करने जो भी है, तो उसके लिए आप जो है वो इंटरव्यू थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स कम है, लेकिन F1 के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर होके जाना प्रिपेयर पड़ता है जाना। क्योंकि वीज़ा जो बेसिकली यूएस से है ये आपको एक तो इंटरव्यू बेस होता है। जी जी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं देखी अच्छा, मेरा, क्योंकि मेन इसमें इंटरव्यू। मेन जो है वो यूनिवर्सिटी वाले ही आपका प्रोसेस कर देते हैं। अच्छा यूनिवर्सिटी वाले जो आपको लेटर देते हैं उस पर हर चीज़ मेंशन होती है। एम्बेसी में आपको बैंक स्टेटमेंट या कुछ इजाफी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं गया तो उन्होंने मुझसे 2 चीज़ें मांगी। एक मेरा DS 2019 जिस पे हर चीज़ जो मेंशन थी कि मेरे पास कितने फ़ंड थे, मैंने यूनिवर्सिटी को क्यों दिया, कितना दिया, मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो कैसे जा रहा हूँ, सेपियंजा और इनका जो है एक एग्रीमेंट के थ्रू मैं जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, और एक सिविक्स की फ़ीस होती है वो हमने $160 पे करनी होती है। ये 2 लेटर्स के अलावा यूएसए एम्बेसडर जो है, यूएसए वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन चले सारी जाते हैं। ऑलरेडी वो जो है यूनिवर्सिटी आपको वो डॉक्यूमेंट देती ही तब है जब आपके वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हो। अच्छा, तो आपका जो इंटरव्यू हुआ वो इतना आपने कहा कि नॉर्मल ही हुआ ना? नॉर्मल था, और सबसे पहले था कि मेरे से पहले जब मैं वहाँ गया तो सिर्फ मैं ही पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला था, बाकी सारे यूरोपियन थे। तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे हुआ कि अब क्या डिफरेंट बनेगा थोड़ा। फिर जब इंटरव्यू देने गया तो उसने मुझे ना
इंटरव्यू के लिए मेरी यूनिवर्सिटी पूछी, मुझे कहते वीज़ा ऑफिसर ने कहा ओके आई एम अप्रूविंग योर वीज़ा। अच्छा, देन फिर फिर उसने तो मुझसे आपने जंप मारे होंगे खुशी में। नहीं, फिर देन उसने मुझसे जो है जो मेरे DS 2019 पे डिटेल थी वो शायद वेरीफाई करने के लिए मुझसे सारी डिटेल उसने ली और फिर कंप्यूटर में वो उसने टाइप की, क्यों मैं क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कौन फंडिंग कर रहा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कब जाना है, कब आना है, कब, सारी चीज़ें जो मेरे DS 2019 पे थी और जो चीज़ें मैंने अपने जो 160 था इनका फॉर्म उस पर मैंने जो पुट की थी, तो वो सारी चीज़ें उसने मुझसे वर्बली पूछी। शायद वो वेरीफाई करना चाह रहा होगा, शायद इसको पता है नहीं पता। हाँ पता है कि नहीं है, कितने हद तक उसने सच लिखा है उसमें। क्योंकि जब आपने यूएसए अप्लाई करना होता है तो आपको एक बड़ा सा अच्छा खासा जो है वो फॉर्म होता है इनका, वो फिल करना होता है। अच्छा, उसमें आप अपनी सारी डिटेल देते हैं कि आप कौन कौन से कंट्रीज़ में पहले विज़िट किया है, फिर आपका सोशल मीडिया से कितना ताल्लुक़ है, क्या क्या, फिर आपका कभी आप पे कोई क्रिमिनल केस हुआ है नहीं हुआ, अगर आपकी फैमिली में कोई क्रिमिनल केस हुआ है नहीं हुआ, सारी डिटेल जो है ना। और ये चीज़ वेरीफाई भी करते हैं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू था 26 जून को और मेरी फ़ाइल जो ओपन हो चुकी थी वो 21 जून को हो चुकी थी। अच्छा, तो मेरा केस सारी स्टडी चीज़ें करना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये जो इंटरव्यू होता है ये नॉर्मली मेरा जितना ख्याल है कि वो पहले फैसला कर चुके होते हैं कि इनको वीज़ा देना है कि नहीं देना। अच्छा, इंटरव्यू सिर्फ जस्ट उसके हाँ, लिए वो उसमें बस उन्होंने क्लेरिफाई करना होता है। अच्छा, F1 के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, नॉर्मली जो एक्सचेंज पे जा रहे होते हैं। अब जैसे रिसेंटली मेरा दोस्त है शाहक शवानी, कराची से ही है, तो उसको यूनिवर्सिटी वालों ने F1 कहा था। अच्छा, तो अब जब उसका F1 वीज़ा था तो उसके लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थी कि उसका इंटरव्यू ज़्यादा देर चला। अच्छा, उससे काफ़ी सारे हाँ, क्योंकि वो F1 था, क्योंकि F1 होता है 5 साल का आई थिंक, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये होता है। मोहम्मद अली तिवाना साहब, आपने बहुत ही डिटेल में जो है चीज़ें डिस्कस की हैं और आई होप ये लोगों के काम आएंगी। और उसके अलावा जो आपका वीज़ा है एक्सचेंज का, क्या ये उधर जाके एक्सटेंड हो सकता है या फिर आप उधर कोई और कुछ जॉब वगैरह इस वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं? क्या इसके बारे में आपको नॉलेज है? ये बात जो है मैंने यूनिवर्सिटी से जब कंफर्म मीटिंग हुई मेरी बायलैटरल वालों के साथ, तो उनसे मैंने कंफर्म की, तो उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और USA इन 3 कंट्रीज़ में आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन अभी हमारा रिसेंटली पिछले साल एक दोस्त गया था, अभी कराची से था, उसने 6 महीने तक एक्सटेंड करवाया था। तो उसमें ये करना होता है कि उसमें बताना होता है कि मैं यहाँ पे कोर्स उठाया है, या कोर्स इंसान या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बंदा ले ले, तो उसमें 6 महीने तक का एक्सटेंड हो जाता है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में जो विद इन यूरोप आपकी एक्सचेंज इरास्मस आती है, तो उसमें आप फिर ऑप्शन होता है, अगर आपका 1 सेमेस्टर का है तो फिर आप 1 सेमेस्टर और बढ़ा वहाँ सकते पे हैं। भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि उन्होंने कहा कि हमने जो है USA, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर जो हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी स्पेसिफ़िक होते हैं और जो सीटें होती हैं वो भी स्पेसिफ़िक होती हैं। तो हर बंदे को जो है ना फैसिलिटेट करने के लिए हम फिर वो एक्सटेंड नहीं करते, क्योंकि अगले 6 महीने कोई वो चाहते हैं कि कोई और स्टूडेंट जो है वो परस्यू करे वहाँ जाके। इस वजह से, चूँकि यूरोपियन यूनियन के अंदर तो आप जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं इनके पास काफ़ी सारे अभी जो है वो नॉर्मली जो भी अप्लाई करते हैं उसको हो ही जाता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। अभी रिसेंटली दोस्त बता रहा था कि जो बच्चे रह गए थे उनके लिए भी मीटिंग हुई और उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। अच्छा, अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो तो बहुत ये अच्छी लोग चाहते हैं कि फैसिलिटेट हाँ करना चाहते हैं। फैसिलिटेट करना चाहते हैं, अच्छा, ये चीज़ है। अच्छा, आप जो अभी हमारे व्यूअर्स हैं, काफ़ी मेरे व्यूअर्स स्टूडेंट ही होते हैं जो या तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं चले जाते हैं किसी कंट्री में, या तो फिर जाना चाहते हैं अभी वो, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको यूरोप में या स्पेसिफिकली इटली में अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अभी जैसे कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त होते हैं वो हंगरी के अंदर होते हैं और स्टाइपेंडियम हंगरियम के थ्रू वहाँ आते हैं पाकिस्तान से। इसमें आपने पहले दिसंबर में वो ओपन होती हैं और इसमें आपने पहले अप्लाई करना होता है। फिर आप जब अप्लाई करते हैं तो आपने HEC के पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है। तो HEC वाले जो है आपको एक एग्ज़ाम की डेट दे देते हैं, तो उसमें आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसी एग्ज़ाम के बिहाफ पे आपका मेरिट बन जाता है। उस मेरिट बनने के बाद बैचलर में तकरीबन 250 होती हैं, मास्टर के अंदर आई थिंक 180 होती हैं सीट्स होती हैं, और PhD के अंदर 50 सीट्स होती हैं। तो वो डिवीज़न वाइज जो है ना वो तकसीम की जाती हैं। अभी जो है काफ़ी सारा ये रुझान चल रहा है। मेरे पिछले साल भी 8 से 10 जानने वाले थे जिनको
क्योंकि 2018 से मैं साइपेडियम के लिए वॉलंटियरली काम कर रहा था। अच्छा। तो उसके यूनिवर्सिटीज़ वाले भी जानते हैं, वॉलंटियरली मीन के बच्चों को प्रॉब्लम हो एप्लीकेशंस में आगे पीछे। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त आए थे जिन्होंने 3 साल जो है वो हंगरी में जो है वो स्टडी की, बैचलर किया और या मास्टर किया 2 साल का। उसमें ये होता है कि आपको टिकट तक का जो है ना वो साइपेडियम अच्छा। हंगरियम की तरफ से मिलता है। आपका कुछ जो जैसे अपनी इटली तरफ आप आ रहे हो तो आपका नॉर्मली जो है वो 1.5 लाख जो हो जाता है ख़र्चा, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, आइट्स होती है। लेकिन जो है हंगरी में वो आपका आइट्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, मैंडेटरी अच्छा। नहीं है। बाकी चीज़ें हैं कि अगर आपका मेरिट बन जाता है तो टिकट्स वगैरह की भी रिफंडेबल होती हैं। अच्छा और मतलब। यहाँ आके भी इतना हिक मिलता है क्योंकि फ़ौरन चलते हैं वहाँ पे, तो अच्छा खासा इंसान सर्वाइव भी कर लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उधर वहाँ पे जो पाकिस्तान का लाइसेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो काफ़ी, ड्राइविंग हाँ, लाइसेंस। ड्राइविंग अच्छा। लाइसेंस, हाँ। हंगरी तो में। उसमें ये होता है कि काफ़ी सारे वहाँ पे जो है ना वो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिलीवरीज की जो है ना वो अच्छी खासी, जैसे उस पर बाइक वगैरह पर अच्छी कर खासी सकते अर्निंग कर हैं, लेते जैसे कि हैं। इटली में आप बाइक पे नहीं कर सकते, सिर्फ हाँ, साइकिल पे या फिर इस तरीके तो से कहीं। मेरा यही मशवरा है कि आप लोग आना चाहिए। इसी तरह इटली के अंदर है, इटली का प्रोसेस नवीन भाई ने बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने अपना बैचलर जो है वो 3 से 4 यूनिवर्सिटी करा रही हैं, जिसके अंदर इंग्लिश में। कैम्ब्रिनो, इंग्लिश में, हम्म। जिसमें कैम्ब्रिनो यूनिवर्सिटी है वो बायोटेक्नोलॉजी करवा रही है, और 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमबीबीएस करवा रही हैं। एमबीबीएस इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसमें कि जो एग्ज़ाम होता है उनका आईमेट का वो हाँ ज़रा जी, कंडक्ट एंट्री। लेट होता है हम्म। जो, और उस वजह से जो है वो मुश्किल आती है। बाकी जो है कैम्ब्रिनो यूनिवर्सिटी है वो करवा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो है उसमें बैचलर का कोर्स है, और मेरी सेपियंजा के अंदर अभी रिसेंटली इन्होंने शुरू किया है कंप्यूटर साइंस का। तो अच्छा। सेपियंजा के अंदर सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, मतलब ग्लोबल ह्यूमैनिटीज़ है, कहा जाए तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी अगर कोई सारी आना चाहे अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। इटली में। और अगर इटली आके भी उसके बाद भी, जैसे आपका अभी इरास्मस है बायलैटरल में यूएसए का, काफ़ी दोस्तों का मेरा है ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, मेरा खुद का डेनमार्क में वो विद इन यूरोप हुआ था। तो मतलब कहने की बात ये है कि अगर काफ़ी आपको सारी और कोई चांस है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का तो वहाँ चले जाएं। वहाँ चले जाएँ। अगर नहीं मिलता तो इटली भी बहुत अच्छा है, अगर आप आना चाहें यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी और मिलती है। स्कॉलरशिप अवेल करना भी बहुत आसान है। आसान है। मिनिमम जो है ना रिक्वायरमेंट्स बहुत कम से कम है। एक स्टूडेंट जो नॉर्मल है वो हम्म। भी इसको अवेल कर सकता है। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए आपको 25 क्रेडिट चाहिए, सेकंड ईयर के लेने के लिए आपको 30 चाहिए, और थर्ड ईयर के लिए 180 में से आपको टोटल 80 चाहिए, 80 चाहिए। 80 क्रेडिट। और मतलब अगर आप आप दो तीन बैचलर दो में हो, तीन तो अगर आप 4 ईयर कोर्स हो रहे हो, बैचलर में हो, तो आपको 125 चाहिए 180 में से। तो नॉर्मली जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी वो भी ले इसको जो सकता है है। ना, और प्रोफेसर्स भी यहाँ पे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। अभी रिसेंटली मुझे वो मेरा दोस्त है हमारे इस्माइल भाई, वो बता रहे थे कि वो एग्ज़ाम देने गए तो प्रोफेसर ने इतना इजी एग्ज़ाम बनाया हुआ था कि उन्होंने बिल्कुल तैयारी की थी अपनी न्यूमेरिकल जो है ना, वो प्रोफेसर हमेशा न्यूमेरिकल ही देती थी, तो उन्होंने पूरी न्यूमेरिकल की तैयारी की हुई थी। तो फिर उन्होंने जब पूछा कि आप मतलब ये जो एमसीक्यूज़ हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस क्यों दे दिए हैं, तो प्रोफेसर ने कहा था कि इस सेशन में काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्कर होते हैं, वो काम अच्छा। कर रहे होते हैं। तो हमारा ये है कि जो भी है ना स्टूडेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा इस फैसिलिटेट हो, मतलब फैसिलिटेट भी हो और एग्ज़ाम उसका क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाए, तो वो परेशान ना हो। थोड़ा बहुत जो है ना, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो न्यूमेरिकली जिनकी मैथ जो है या वो ऐसी स्ट्रांग नहीं होती। स्ट्रांग नहीं होती, तो उनके लिए भी काफ़ी, ये लोग चाहते हैं कि जो है बच्चा जो यहाँ पे आया है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। अच्छा, तो इसी जो है मैसेज के साथ एंड करेंगे इस वीडियो को। आप लास्ट में दोस्तों को, जो व्यूअर्स हैं, उनको अपनी तरफ से कोई मैसेज अगर देना चाहें तो आप वो मैसेज दें, तो फिर हम इस सेशन को मैसेज एंड यही है करेंगे। कि अगर आप जो है अगर आपका इरादा है यहाँ आने का तो आप कोशिश करें। बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर थोड़ा बहुत इशू होता है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, तो जो है आप जो है हिम्मत नहीं हारनी, आपने कोशिश करती रहनी है। मेरा अभी रिसेंट एक दोस्त है वो ऑस्ट्रेलिया गया है, नवीन भाई, जी तो जी। उसने 3 दफ़ा जो है 2 दफ़ा इटली का वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। अच्छा। तो अब उसने हिम्मत नहीं आ रही, अब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। परसों मेरी उससे बात हुई तो मुझे यही कह रहा था कि अली भाई मैंने कोशिश किया तो मुझे उसका जो है ना वो सिला मिल रिजल्ट गया। मिला है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, और अगर इटली आना है तो सबसे पहले आपने फोकस जो है ना
दो चीज़ों पे करना है, एक तो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर करनी है, दूसरा आपने आइट्स में मिनिमम स्कोर जो है ना 6.5 6.0 होने चाहिए, बाकी इजी है द प्रोसेस। इटली में अगर आप मास्टर्स या पीएचडी में आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आइल्स की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे भी काम हो जाता है। जैसे तिवाना भाई ने कहा कि आप बैचलर्स में आना चाहते हैं तो फिर आपको आइल्स करना लाजमी होगा। अभी तो नवीन भाई मास्टर के लिए भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने हाँ, कर डिपेंड दिया करता है। जैसे मैंडेटरी। ला सपियंजा है, उसने कर दिया है आइल्स, और काफ़ी सारी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तौर वर्ग आता है वर्ग आगे। आता है, जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली में वो सब आइल्स मांग रही हैं। हालांकि आप अगर मास्टर्स में भी आ रहे हैं तो आइल्स आप करें। और कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नहीं मांगती आइल्स, लेकिन वो बहुत, उनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो आई विल रिकमेंड यू कि आइल्स आप करें, उससे आपकी जो है एक एडवांटेज मिल जाएगा, उससे एक आपकी प्रोफाइल जो है ऊपर चली जाएगी। तो आइल्स भी लाजमी है, लेकिन पीएचडी वाले तो फिर मेरे ख्याल से उनको तो उनको नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। अभी तक नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर में अब हुआ तो फिर हम बताएंगे। शुक्रिया तिवाना साहब, आपने हमें टाइम वेलकम। दिया। आपने जो है अपने बिजी स्केड्यूल में से 3 दिन से मैं इनके पीछे था कि मुझे टाइम दो, फिर तो आप निकल जाओगे। टिकट करवा लिए भाई ने यूएसए की, तो फिर यूएसए जाके तो मुझे लगता है नंबर भी हमारा डिलीट कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं। चले, तो बहुत शुक्रिया शुक्रिया फॉर आपका वाचिंग, भी। थैंक यू। काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। आप भी इनको कहें हमारा चैनल लाइक और और बेल सब्सक्राइब आइकन ज़रूर। को जो है ना वो क्लिक कर दें, ताकि अगली जो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक शुक्रिया। यू वेरी मच, शुक्रिया।